Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about International Day of Persons with Disabilities. This topic is important from our syllabus paper 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए आज का दिन 3rd दिसंबर इट इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. इस दिन को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है सो दैट जो लोग दिव्यांग लोग हैं उनके राइट्स को इंश्योर कराया जाए और जो भी पब्लिक प्लेसेज हैं उन सब को इन लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए. तो 2021 का यानी कि इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज़ का थीम है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड. पूरा याद मत रखिए, बस इतना याद रखिए लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. इतना भी याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा. एट मैक्स आपसे ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. थीम ऑफ 2021 ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. अगर डिसेबिलिटी की बात की जाए, इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इसको डिफाइन इस तरह से किया गया है कि इट इज़ एन इम्पेयरमेंट दैट लिमिट्स पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड रेस्ट्रिक्ट्स फुल्ली फंक्शनल इंटरेक्शन विद सोसाइटी. तो ये डेफिनेशन WHO ने दिया है ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. और इसके हिसाब से ऐसा है कि कोई भी ऐसे लिमिटेशन हमारे ऊपर, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, कोई भी हमारी ऐसी लिमिटेशन जो हमें सोसाइटी के साथ पूरी फंक्शनल तरीके से इंटरैक्ट करने ना दे. जैसे अब देखिए ये इंसान है, ये फिजिकल रूप से डिसेबल्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ पब्लिक प्लेसेस में जाने से के ऊपर इनके ऊपर लिमिटेशंस हैं. ये पूरे समाज के साथ फंक्शनल रूप से ये इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल डिसेबिलिटी. देयर आर पीपल हैविंग सम मेंटल डिसेबिलिटी, वो फिर समाज में फंक्शनल तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं. सो इन दैट वे एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी, उस बात का ध्यान रखिएगा. नॉर्मली हम लोग समझते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी. एनी इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी दैट लिमिट्स पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल टू हैव फंक्शनल इंटीग्रेशन विद सोसाइटी. फंक्शनल इंटीग्रेशन से मतलब है कि पूर्ण रूप से जब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, सोसाइटी में लोगों से मिल पाते हैं, तो उसको कहा जाता है फंक्शनल इंटीग्रेशन. और हम ना कर पाए तो उसको इंसानों को कहा जाएगा डिसेबिलिटी. दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन under Rights to Person with Disability Act 2016. This definition was given by WHO and the same definition has been accepted by Government of India under Rights of Persons with Disability Act 2016. और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इंक्लूड्स फिजिकल, सेंसरी इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव या मेंटल इलनेस. अब दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लेवल पे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि जो पीपल विथ डिसेबिलिटी हैं उनके लिए इस वर्ल्ड को, ये दुनिया को एक्सेसिबल बनाया जाए और उनके फंक्शनल जो लिमिटेशन हैं उसको बहुत हद तक कम किया जा सके. तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो जरा एक एक करके देखते हैं. 1969 में UN अडॉप्टेड अ डिक्लेरेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स और पीपल विथ डिसेबिलिटी. 1991 में UN रिलीज अ प्रिंसिपल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर. ये दोनों भूल भी जाओ तो भी चलेगा, एटलीस्ट ये याद रखिए आप कि 1992 में यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन नंबर 47/3 फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ एनुअल डे फॉर डिसेबल्ड पर्सन ऑन 3rd दिसंबर एवरी ईयर. तो रेजोल्यूशन नंबर 47/3 ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट वाज अडॉप्टेड इन 1992, इसी के अंतर्गत फिर 3rd दिसंबर को हर साल हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं ताकि इस दिन कम से कम जो लोग डिसेबिलिटीज़ के साथ जी रहे हैं उनके लिए वर्ल्ड को थोड़ा बेहतर बना सकें और वर्ल्ड को उनके लिए एक्सेसिबल कर सकें. उसके साथ ही 1983 से लेकर के 1992 वाला जो डिकेड था, ये 10 साल को यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड एज ए डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स. उसके अलावा और भी कुछ इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की गई हैं. फॉर एग्जांपल इंचियोन एक प्लेस है, एक शहर है साउथ कोरिया में, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जहाँ पे इंचियोन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया गया है. इंचियोन स्ट्रैटेजी हैज़ बीन अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू मेक द फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड मोर एक्सेसिबल फॉर द पीपल विथ डिसेबिलिटी. आप देखते होंगे
अलग अलग जगहों पे आजकल जैसे बैंक्स वगैरह या जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन सब जगहों पे कैसा होता है कि रैंप्स भी बने होते हैं। उसके अलावा एयरपोर्ट्स पे आप देखेंगे कि ब्लाइंड लोगों के चलने के लिए भी जगह एक इस तरह का आप स्क्रिबल्स जैसा बनाया रहता है जिसकी मदद से ब्लाइंड लोग चल सकते हैं। ये सब इंचियोन स्ट्रैटेजी जो साउथ कोरिया में 2017 में अडॉप्ट की गई थी, जिसका इंडिया भी एक सिग्नेटरी है, उसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। उसका मेन पर्पस यही है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, बैंक हो, पुलिस स्टेशन हो, सबको पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए। वहीं अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए तो कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं भारत सरकार द्वारा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको एक बात जाननी चाहिए कि जो पिछला सेंसस था, अभी तो जो मौजूदा सेंसस चल रहा है 2021 का, उसका डाटा आया नहीं है, पर 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से 2.21% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ हैविंग वन और द अदर फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, एंड दिस मेक्स इंडिया द कंट्री विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी। तो हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ 135 करोड़, उसका 2.21% पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। दैट मेक्स अस द कंट्री विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ इन एब्सोल्यूट सेंस। तो हमारी सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लाइफ कंडीशन ऑफ पीपल्स विद डिसेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 लाया गया था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें की गई थी दैट वी विल बी स्क्रीनिंग ऑल द चिल्ड्रन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एट रिस्क केसेस। सर देखिए, सबसे उस टाइम में डिसेबिलिटीज़ के सबसे ज़्यादा कारण हुआ करते थे 1995 के टाइम में जब ये कानून लाया गया था, वो होता था पोलियो, सबसे बड़ा कारण हुआ करता था। तो उस टाइम में एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि साल में कम से कम एक बार सारे बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी, ये जानने के लिए कि वो कितने रिस्क में हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटी रिस्क लाइक पोलियो एंड ऑल। और इससे बच्चों के रिस्क फैक्टर को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करके उनकी डिसेबिलिटीज़ को अवॉइड किया जा सके। उसके बाद इसी कानून को अमेंड किया गया, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 को अमेंड किया गया 2016 में। नया कानून लाया गया, राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, और इसमें टोटल 21 तरीके के डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया। अगर पहले वाले कानून की बात की जाए तो इसमें बस 7 तरीके के डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन जो नया कानून लाया गया उसमें कई नए नए तरह के डिसेबिलिटीज़ को भी आइडेंटिफाई किया गया। तो नए नए तरीके के डिसेबिलिटीज़ जैसे कि बहुत सारे ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटीज़, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, इन सब को भी डिसेबिलिटीज़ की तरह आइडेंटिफाई किया गया अंडर दिस राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 2016। तो इतने 16 तरीके के सब याद मत कीजिए, बस आप इतना ध्यान रखिए कि बहुत सारे ऐसे डिसेबिलिटीज़ थे जैसे मेंटल इलनेस वगैरह, इन सब पे ध्यान नहीं दिया गया था। ड्वार्फिज्म वगैरह, ड्वार्फिज्म मतलब जब हाइट कम रह जाती है, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, हेरिडेटरी डिसेबिलिटी है, तो इन सब को नहीं रखा गया था पहले वाले एक्ट में। बाद में इन सबको एक डिसेबिलिटी की तरह काउंट किया गया अंडर द न्यू लॉ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी विल हैव बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 18 ईयर्स शैल हैव राइट टू फ्री एजुकेशन। अब देखिए 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको तो हमारे यहाँ पे राइट टू फ्री एजुकेशन है ही अंडर आर्टिकल 21A, लेकिन डिसेबल्ड लोगों के लिए, डिसेबल्ड बच्चों के लिए 6 से 18 ईयर्स, नॉट 6 to 14, 6 से 18 ईयर्स के बच्चों के लिए राइट टू फ्री एजुकेशन है। उसके अलावा ये जो नया कानून है इसमें डिसेबल्ड लोगों के लिए कोटा इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि डिसेबल्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को 3% से बढ़ा के 5% कर दिया गया है, और गवर्नमेंट जॉब्स में इनके लिए रिजर्वेशन 3% से बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। उसके अलावा देयर विल बी क्रिएशन ऑफ ए नेशनल एंड स्टेट फंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about economic crisis in Sri Lanka, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए, इस साल की 31 अगस्त को यानी कि on 31st August 2021 श्रीलंका डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इन द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक इमरजेंसी। तो श्रीलंका ने अपने आप को इकोनॉमिक इमरजेंसी के अंडर डिक्लेयर कर दिया। Why declared economic emergency? Because Sri Lanka is facing an acute shortage of forex reserve.
श्रीलंका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा है, यानी कि उसके पास फॉरेक्स रिजर्व की कमी हो गई है। इस कारण से तमाम जो फॉरेन प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट करता है अपने नीड्स को मीट करने के लिए, वो मीट नहीं कर पा रहा है। खासकर एसेंशियल फूड सप्लाईज या फिर फ्यूल वगैरह वो जो इंपोर्ट करता है वो अब इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और इस कारण से श्रीलंका के अंदर एक तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस के सिनारियो बने हैं, और श्रीलंका ने अपने आप को इकोनॉमिक इमरजेंसी के अंदर भी डिक्लेयर कर दिया इन द अगस्त मंथ 2021। तो बीओपी क्राइसिस चल रही है, फॉरेक्स रिजर्व की क्राइसिस चल रही है श्रीलंका के अंदर। ये क्राइसिस क्यों आई श्रीलंका के अंदर वो भी ज़रा समझिए। देखिए, श्रीलंका के अंदर फॉरेक्स रिजर्व की कमाई का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है टूरिज़्म। बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं हर साल जो उनके फॉरेक्स रिजर्व में ऑगमेंटेशन में मदद करते हैं। लेकिन फिर हुआ क्या, देखिए श्रीलंका में 2019 में एक बहुत ही मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ था इन अ चर्च on during the Easter praying on Sunday in a church। 2019 के इस अटैक के बाद वहाँ पे बहुत हद तक ये मैसिव टेररिस्ट अटैक था श्रीलंका के अंदर, और इस कारण से वहाँ के उसके बाद थोड़ी बहुत टूरिज़्म कम हुई थी। तो बिकॉज ऑफ टेररिज्म द टूरिज़्म वेंट डाउन इन 2019। लेकिन जो ग्लोबल पैंडेमिक शुरू हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, उसके बाद तो पूरे दुनिया भर में लॉकडाउन लग गए, उसके बाद तो टूरिज़्म बिल्कुल ही लगभग ख़त्म हो गया। तो देखिए, उनकी जो फॉरेन अर्निंग हुई थी दैट वाज अबाउट 3.6 बिलियन इन 2019, दैट केम टू 0.7 बिलियन इन 2020 एंड इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हद तक कम हो गया, 1.2 बिलियन से घट करके 670 मिलियन हो गया इन दिस पीरियड, एंड दैट फोर्स श्रीलंका इनटू अक्यूट बीओपी क्राइसिस, फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस। और अब श्रीलंका अपने फॉरेन इंपोर्ट्स के खर्चे मीट नहीं कर पा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट हैड टू डिक्लेयर इटसेल्फ अंडर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अब करंट न्यूज़ ये है कि श्रीलंका ने इंडिया से मदद मांगी है, और इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प करने के लिए अग्री भी कर लिया है, एंड इंडिया हैज़ नाउ अग्रीड फॉर ए 4-pronged अप्रोच। 4-pronged स्ट्रैटेजी इंडिया ने डेवलप की है श्रीलंका की मदद करने के लिए टू हेल्प इट आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। सबसे पहले तो हम लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का लोन होता है, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट की खासियत ये होती है कि हम लोन देंगे और उसी पैसों से हम कहेंगे श्रीलंका को कि वो हमारे देश से फूड, मेडिसिन या फ्यूल खरीदे। तो लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का लोन होता है, लेकिन लोन कैसा होता है कि आप अपने दोस्तों को लोन देते हैं और फिर वो अपने हिसाब से, जिस दोस्त ने लोन लिया है वो अपने हिसाब से पैसे का खर्च करेगा, और जब टाइम होगा तो आपको पैसे वापस करेगा। बट लाइन ऑफ क्रेडिट में कैसा होता है कि हम लोन देते हैं और बोलते हैं कि इस पैसे से आप हमारे ही देश से ये फूड, मेडिसिन या फ्यूल परचेजेस करें, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट। उसके अलावा देयर विल बी अ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट दैट विल हेल्प श्रीलंका इन रैपिंग अप इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू। तो क्या है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इसको मैं अगले स्लाइड में आपको समझाऊंगा। उसके अलावा इंडिया ने श्रीलंका के अंदर एक त्रिनिको ऑयल फार्म है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का फ़ैसला लिया है, उसको मॉडर्नाइज करने का फ़ैसला लिया है। तो इंडिया जब वहाँ इन्वेस्ट करेगा तो नेचुरली कुछ फंड इंडिया से फ्लो होगा, वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और इससे श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कुछ हद तक मिटिगेट किया जा सकता है। उसके अलावा इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन मैनी अदर सेक्टर्स एज वेल सो दैट फंड्स मे फ्लो फ्रॉम इंडिया एंड दैट माइट रिवाइव श्रीलंका फ्रॉम करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जरा देखते हैं कि जो करेंसी स्वैप अग्रीमेंट इंडिया श्रीलंका के बीच में साइन हुई है वो क्या है। तो देखिए, करेंसी स्वैप इज ए लोन गिवन बाय वन कंट्री इन वन करेंसी बट पेड बैक इन अदर करेंसी। इसको इस फिगर की मदद से समझिए। हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो लगभग $200 मिलियन का लोन देगी श्रीलंका को, लेकिन ये लोन दिया जाएगा डॉलर्स में, और श्रीलंका आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये लोन को वापस करेगा। लेकिन वो जो लोन वापस करेगा इट विल बी रिटर्न विथ सर्टेन इंटरेस्ट, बट ये जो लोन होगा वो लोन वापस करेगा श्रीलंका अपनी खुद की करेंसी में, श्रीलंकन रुपीज़ में। इसीलिए इसको कहा जाता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। स्वैप मतलब क्या होता है? बदल जाना। तो करेंसी यहाँ बदल के दिया हमने लोन डॉलर में, लेकिन रिटर्न मिल रहा है हमें श्रीलंकन रुपीज़ में। हम क्या करेंगे श्रीलंकन रुपीज़ का? हम वापस श्रीलंका से कोई सामान इंपोर्ट करने में श्रीलंकन रुपीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट करके हम श्रीलंका को कुछ डॉलर्स देंगे ताकि श्रीलंका अपने फॉरेन इंपोर्ट्स को मीट कर पाए और श्रीलंका अपने आप को बीओपी क्राइसिस से रिवाइव कर सके। अब इस करंट डेवलपमेंट का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखिए। अगर इंडिया श्रीलंका रिलेशंस पे सवाल आ जाए तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि इंडिया हैज़ प्रॉमिस्ड श्रीलंका टू हेल्प अंडर इट्स 4-pronged स्ट्रैटेजी टू रिवाइव इट
आउट ऑफ करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। उसके अलावा अगर चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी पे सवाल आ जाए कि चाइना हैज़ बीन यूजिंग चेकबुक डिप्लोमेसी ऑन इंडियाज़ नेबर, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इंडिया ऑल्सो हैज़ नाउ स्टार्टेड टू काउंटर चाइना एटलीस्ट इन श्रीलंका। हमने भी श्रीलंका की मदद करने का फैसला लिया है। दैट कुड बी सीन एज अ काउंटर टू चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी इन इंडियाज़ नेबरहुड। उसके अलावा इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो आप जानते ही हैं, जहाँ पे इंडिया ट्राइज टू बिल्ड ए स्पेशल कोऑपरेटिव रिलेशंस विद इट्स नेबर कंट्रीज़। उसमें आप लिख सकते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते हुए इंडिया ने श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से रिवाइव करने के लिए 4 pronged स्ट्रैटेजी डेवलप की है। एक बात आपको और जाननी चाहिए कि जिस तरीके से इंडिया की है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन ऑर्डर टू डेवलप गुड टाइज विद आवर नेबर कंट्रीज़, वैसे ही श्रीलंका ने पिछले साल 2020 में एक पॉलिसी बनाई थी खुद की, जिसका नाम था इंडिया फर्स्ट फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। तो जिस तरीके से हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी है नेबर फर्स्ट, श्रीलंका की फॉरेन पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट। बोथ दीज फॉरेन पॉलिसीज रेजोनेट्स विद ईच अदर इन अ वेरी स्मूथ मैनर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. The next article is taken from national segment. It is about Hornbill Festival, and this topic is important from our syllabus paper for environment and biodiversity point of view. हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में समझते हैं. देखिए, नागा ट्राइब के लोग ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल मनाते हैं. सो इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट देयर रिच नागा हेरिटेज एंड ट्रेडिशन. तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है अपने नागा कल्चर को, ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करने के लिए. ये हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिनों का फेस्टिवल होता है. दैट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 to 10 December एवरी ईयर ऑन एनुअल बेसिस. पहली बार ये हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 1 December 1963 एंड इट वॉज इनाग्रेटेड बाय आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन. ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट टू हॉर्नबिल बर्ड्स. हॉर्नबिल बर्ड के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं. ये है ग्रेट हॉर्नबिल बर्ड. It has been categorized as near threatened in IUCN Red Data Book. This hornbill bird is state bird of Kerala and Arunachal Pradesh. अब आपको एक बात आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं. यूपीएससी ने 2016 में इस पर सवाल भी ऑलरेडी पूछा हुआ है. हमें लगता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड में मनाया जाता है, तो ज़रूर नागालैंड का स्टेट बर्ड हॉर्नबिल ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. ये जो हॉर्नबिल है, इट इज स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड अरुणाचल प्रदेश, बट नागालैंड का स्टेट बर्ड है ब्लाइथ ट्रैगोपैन, नॉट ग्रेट हॉर्नबिल. इस बात का ध्यान रखिएगा. उसके अलावा एक बात आपको और जाननी चाहिए कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में मिलता है. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट सदर्न साइड में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये मिलता है. उसके अलावा ये साउथ ईस्ट एशिया में भी, जैसे म्यांमार वगैरह में, ये हॉर्नबिल मिलता है. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट. इट इज अबाउट असम वैभव अवार्ड एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. तो काफ़ी छोटा सा न्यूज है, ध्यान से समझिए. असम सरकार ने फैसला लिया है कि इस साल का असम वैभव अवार्ड विल बी गिवन टू इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी. ये जो असम वैभव अवार्ड है, ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है. तो आप मान के चलिए कि जैसे भारत रत्न होता है इंडिया लेवल पे, वैसे ही असम वैभव अवार्ड है. हिमंता बिश्व शर्मा साहब ने जो 1 दिसंबर है, जैसे असम दिवस जिस पे जब हम मनाते हैं, असम दिवस के अवसर पे हिमंता बिश्व शर्मा साहब ने अनाउंस किया कि रतन टाटा जी को असम वैभव अवार्ड दिया जाएगा. और वो इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन बाई टाटा फाउंडेशन इन कैंसर ट्रीटमेंट इन असम. टाटा फाउंडेशन ने बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए असम के अंदर. इसी कारण से रतन टाटा जी को, जो टाटा फाउंडेशन के चेयरमैन रहे हैं फॉर अबाउट 20 to 22 ईयर्स फ्रॉम 1990 to 2012, उनको इस कारण से असम वैभव अवार्ड दिया जा रहा है. उसके अलावा हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा साहब ने एक और अनाउंसमेंट किया. उन्होंने कहा कि 2 और नए अवार्ड शुरू किए जाएंगे, असम सौरव, असम गौरव अवार्ड. असम सौरव और असम गौरव अवार्ड विल बी गिवन ओवर एंड अबव दिस असम वैभव अवार्ड. असम सौरव और असम गौरव अवार्ड असम के लोगों को दिया जाएगा, खासकर उन लोगों को जिन्होंने असमीज सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है, बट अभी तक उनको कहीं और कुछ खास रिकॉग्निशन नहीं मिला है. मतलब असम सौरव एंड असम गौरव विल बी गिवन टू दोज पीपल हु आर अनसंग हीरोज ऑफ द स्टेट ऑफ असम. इस टॉपिक
अच्छा, जो पिछले 3 यानी कि कल हमने जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें आसाम राइफल्स इज़ नॉट करेक्टली मैच, एक्चुअली नेपाल बॉर्डर को गार्ड करता है सशस्त्र सीमा बल, सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।